चाहेंगे कि हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी, माननीय नित्यानंद राय जी हमारे अतिथि का स्वागत करें पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर, और एक छोटी सी स्मृति चिन्ह कशिश न्यूज परिवार की ओर से माननीय मंत्री जी के स्वागत में। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, राजीव रंजन जी। अब हम कार्यक्रम को विषय वस्तु की ओर सीधे लिए चलते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए, और हम आमंत्रित करेंगे हमारे कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी को। माननीय अतिथि नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, से राजनीतिक चर्चा चुनाव के मद्देनजर हमारे कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी कृपया आए। चलिए, तो हम कार्यक्रम को विषय वस्तु की ओर लिए चलते हैं आनंद विजय सिंह कार्यकारी संपादक के साथ। शुक्रिया दीपक। कशिश न्यूज का ये कॉन्क्लेव बिहार मंथन, और बिहार मंथन की जरूरत इसलिए पड़ी कि बिहार राजनीति का एक प्रयोगशाला रहा है, और एक बार फिर इस प्रयोगशाला में 2025 विधानसभा चुनाव का प्रयोग हो रहा है, और इसी प्रयोग को आज हम दिन भर अलग अलग मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत आज बिहार के और देश के एक बड़े नेता, एक बड़ा चेहरा हमारे साथ है, देश के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, एक चर्चा 2020 में भी चली थी और 2025 में भी चल रही है कि बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी, चर्चा हम उन्हीं से कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर जो जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में, उनके नेतृत्व में और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सानिध्य में जो काम करने का अवसर मुझे मिला है, वह मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उससे ज़्यादा खुशी मुझको और किसी चीज में नहीं हो सकती, एक गृह राज्य मंत्री के रूप में काम करने का जो अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन धुआं तो वहीं उठता है जहां आग होती है, और आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ डायरेक्ट वो काम करें, और आप उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं जहां हूं, जो दायित्व मुझ पर है, उसमें मैं बहुत खुश हूं। प्रयास करता हूं कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी ने हमको जो दायित्व सौंपे हैं, उसको मैं सफलतापूर्वक करूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है, और उसके लिए हम प्रयत्न भी करते हैं। सर, 2020 का विधानसभा चुनाव और उसका जो नतीजा आया था, बहुत नेक टू नेक फाइट थी। 2025 के विधानसभा चुनाव को आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या 2020 से आसान या टफ? नहीं, 2020 से बिल्कुल आसान है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास की योजनाएं चल रही है, जो उनके भगीरथ प्रयास से और केंद्र के सहयोग से बिहार भी, यानी कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार की गंगा विकास की बह रही है, तो उसके कारण जो पहले जो काम हुआ था, उस काम में काफी गति आई है, और इसका प्रभाव लोगों पर है, किसानों पर है, युवाओं पर है, महिलाओं पर है, मजदूरों पर है और गरीबों पर है। और इसलिए 2020 से बहुत ही स्पष्ट रूप से 2025 का चुनाव एनडीए के पक्ष में है। लोगों ने मन बना लिए है कि हम इस बार फिर एनडीए लाएंगे और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएंगे। ये सवाल इसलिए भी कि जो 2020 में था सिनेरियो गठबंधन, वो वही है 2000, चाहे वो महागठबंधन के लिहाज से या लेकिन उस समय आपके साथ मुकेश सहनी थे,
वीआईपी पार्टी थी, इस बार वो उनके साथ चले गए और वो दावा करते हैं कि हमारा वोट बैंक है और हमारे ही वोट बैंक के जरिए एनडीए की सरकार 2020 में बन पाई थी। देखिए, निषाद समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और उसकी भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र में जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में राजभूषण निषाद जी को बनाया है और मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह कह रहा हूं कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका कोई निषाद समाज में कोई ऐसा वजूद नहीं है, क्योंकि जब उनको निषादों के काम करने का अवसर मिला था बिहार राज्य में, जब मत्स्य पालन विभाग उनके पास था, तो उन्होंने मछुआरा समाज के उस अधिकार को जो जलकर पर उनका था उसको समाप्त करके ओपन टेंडर का प्रावधान कर दिया था। तो उससे काफी नाराजगी हुई थी। और दूसरा कि निषाद समाज प्रभु राम से जुड़े हुए हैं, देख रहा है कि हमारा निषाद समाज का सम्मान भी बढ़ रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ निषाद राज के भी भव्य मूर्ति की स्थापना हुई है। तो आज प्रधानमंत्री जी का मत्स्य संपदा योजना से काफी लाभ बिहार और देश के मछुआरों को मिल रहा है, उनके जीवन में खुशियां हैं और इसलिए वह समाज एनडीए के साथ है। और दूसरी बात कि पिछली बार चिराग पासवान जी हम लोग के साथ नहीं थे, तो चिराग पासवान भी हमारे साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी मजबूत हुआ है और विकास के कारण, प्रधानमंत्री जी के नाम काम के कारण, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के कारण और गठबंधन के मजबूत जनाधार के कारण यहाँ कोई भी चुनौती नहीं है। स्पष्ट रूप से एनडीए की यहाँ सरकार बनेगी। हमारे यहाँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गठबंधन में हैं, जिनका एक अपना जनाधार है। माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, माननीय जीतन राम मांझी जी का अपना जनाधार है, केंद्र में मंत्री हैं। आज महादलित समाज को लगता है कि महादलित समाज के एक बेटा को केंद्र में मंत्री बनाया गया है और चिराग पासवान जी भी केंद्र में मंत्री हैं और आज हमारे राज्यसभा के सांसद के रूप में और एक पार्टी के नेता, मजबूत नेता के रूप में, बिहार के मजबूत नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी और जदयू तो है ही। इसलिए हमारा इतना मजबूत गठबंधन, इतना मजबूत जनाधार है और पूरा बिहार जानता है कि 15 वर्षों का वह जंगल राज जिसमें सिर्फ नरसंहार था, हत्याएं थी, सामूहिक बलात्कार हुआ जाया करता था, परिवार के लिए ही लोग जीते थे और उस समय जातीय उन्माद था, वर्ग विभेद खड़ा किया गया था, यहाँ आतंक का राज था, भय के कारण लोग त्राहिमाम करते थे। तो आज वह वातावरण जंगल राज का नहीं है, आज लोग खुशहाल हैं। जंगल राज के उस भय को और उस घाव को आज भी बिहार भूला नहीं। कानून और व्यवस्था पर वो आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो घटनाएं कोशिश कर रहे हैं राजधानी पटना में। देखिए, विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो बोलना है उनको, लेकिन आप सोचिए कि पहले अपराध जो होता था उस जंगल राज में 1919 से 2005 के बीच लालू राबड़ी जी के उस सरकार में, तो उस समय अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं होता था और सामूहिक नरसंहार होता था। आज हत्याएं हो जाती है, यह दुखद बात है, लेकिन अब अगर कोई हत्या होती है या कोई अपराध होता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है, पकड़े जाते हैं, कानून उसको सजा देती है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अपराध पहले के तुलना में अपराध का स्वभाव बिल्कुल बदला है और सरकार की नीति है कि हम सुशासन के साथ काम करें। तो सुशासन भी इस बिहार में है और उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू राबड़ी जी के जमाने में और अपराधी मंत्रियों के बंगले में रहते थे। यहां तक भी यही था कि एक अन्य मार्ग में भी कभी कभी पंचायत हो जाती थी। जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अपराधियों का किसी का अपहरण होता था तो गाड़ियां लूट ली जाती थी, छीन ली जाती थी, चोरी हो जाती थी। तो डॉक्टर का अपहरण, इंजीनियर का, किसान का, मजदूर का, बच्चों का, व्यापारियों का, सबका अपहरण हो जाता था। तो उस समय के जंगल राज के आतंक से आज भी परिचित है बिहार और जंगल राज को कभी नहीं आने देगा। लेकिन एसआईआर का मुद्दा लेकर ये चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा लेकर विपक्ष चल रहा है और उसमें कहा यह जा रहा है चुनाव आयोग की या
आप लोगों की तरफ से कि कई घुसपैठिए आ गए हैं जिसकी वजह से उन लोगों को निकालना है। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि घुसपैठिए आए कैसे? 11 साल से तो आप सरकार में हैं और आपकी दो डबल इंजन की सरकार बिहार में है। देखिए, जब से केंद्र में सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की, उस समय से घुसपैठ पर लगाम लग गया है। अब घुसपैठ नहीं हो रहे हैं, कोई कोशिश भी करता है तो उसको नाकाम बना दिया जाता है। और यह घुसपैठ 1947 के स्वतंत्रता के समय से लगातार चल रहा है। और जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और आरजेडी की सरकार थी, उन दोनों की मिलीजुली सरकार रही है, उस समय घुसपैठियों को यहां लाने के लिए, जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और बिहार में जब जंगल राज वाली सरकार थी, तो घुसपैठियों को तो बुलाया जाता था। अवैध रूप से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए जाते थे। तुष्टीकरण की नीति के तहत उनको फर्जी कागजात दिए जाते थे। और अब एसआईआर के माध्यम से वैसे लोग जो गलत तरीके से मतदाता सूची में आ गए हैं, उनको हटाने की बात है। उनको हटाने की बात नहीं, किसी मतदाता को, फर्जी मतदाता को जो घुसपैठिए के रूप में है, रोहिंग्या के रूप में है, या किसी ऐसे रूप में जो गलत तरीके से मतदाता सूची में आ गए हैं, तो एसआईआर का बहाना लेकर घुसपैठियों को बचाने का काम राहुल और तेजस्वी जी कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता जानती है, उनके उस अभियान को नकार चुकी है। और उस अभियान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूजनिया माता जी को जो गाली गलौज करवाए राहुल और तेजस्वी, उसका तो इतना असर है बिहार पर। सीता मैया की धरती है, ममता की धरती है, यहाँ किसी माँ को गाली कोई दे, इसको यह बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, सबक सिखाएगा। जो महापाप किए हैं राहुल और तेजस्वी और उनकी पार्टी ने, और उनके द्वारा जो कराया गया है और किए हैं, उस सब का पाप उनको भुगतना पड़ेगा। सर, अब चुनाव से जुड़े और अब आपकी पार्टी और गठबंधन में सब कुछ ठीक है एनडीए के अंदर? 100% ठीक है। लेकिन कभी कभी अभी हाल में 2 दिन पहले जीतन राम मांझी का बयान आया और वो कह रहे हैं कि हमें 20 सीट दीजिए, नहीं तो हम 100 सीट पर लड़ेंगे। उधर चिराग पासवान अलग बोल रहे हैं कि हम पूरी तैयारी है 243 की। सही समय पर सही तरीके से एनडीए गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कहीं किसी तरह से कहीं कोई मतभेद नहीं। एनडीए का एक नारा आया है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। अब इसका जवाब आया है विपक्ष की तरफ से और वो है 5 से 25 बहुत हो गया नीतीश। देखिए, जो कहने वाले लोग हैं, एक तो नारा अपना हमारा जो है एनडीए का कि हम फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और मुद्दा है हमारे पास विकास का मुद्दा है, गरीब कल्याण का मुद्दा है, महिला सम्मान का मुद्दा है, न्याय का मुद्दा है, और राष्ट्रीयता का मुद्दा है, स्वाभिमान का मुद्दा है, विरासत का मुद्दा है, वैभव का मुद्दा है। तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं जिसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। और विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है, जो किसी समय विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा, उस भारत में कोई भूखा ना होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा, और वह आज पूरा हो रहा है। 21वीं सदी भी है। और विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा का भी नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहा है। अब एक ये भी चल रहा है कि बिहार में विकास बहुत हुआ, सड़कें बनी, सब कुछ हुआ, रोजगार और पलायन को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा चला भी आ रहा है। अब इसको आप काउंटर भी करते हैं। लेकिन झारखंड के बनने के बाद, झारखंड का गठन हुआ तो इंडस्ट्रीज जो थे वो झारखंड में चले गए, और आज तक बिहार में वो इंडस्ट्री नहीं। इंडस्ट्री जब आए तभी तो रोजगार और बढ़ेगा और रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, बिहार में उद्योग लग रहे हैं। 15 वर्षों के जंगल राज में जो यहाँ से पलायन हुआ, उद्योग यहाँ से चले गए, व्यापारी चले गए, बच्चे
को माता पिता लेके यहां से बाहर चले गए, तो उस समय के भयावह स्थिति का असर कुछ दिनों तक बिहार पर पड़ा रहा। लेकिन अब उद्योगों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, छोटे से बड़े उद्योग वालों को यह विश्वास हो गया है कि अब बिहार में जो सरकार एनडीए की है उसमें हम सुरक्षित भी हैं, हमको उद्योग लगाने का अच्छा अवसर वहां मिल रहा है, और आज कई उद्योग लगे भी हैं और कई उद्योग बड़े बड़े लग भी रहे हैं। तो उससे प्लान भी रुक गया है। जो प्लान हुआ है वह प्लान उसी 15 साल वाले जंगल राज का है। स्वाभाविक है, वहां जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि आज विकास की चर्चा हो रही है और सड़कें दिखाई जा रही है। कभी लालू जी कहते थे कि हम चिकनी गाल की तरह हम बिहार की सड़कें बना देंगे, और उस समय तक ऐसा हो जाता था कि ऐसा गड्ढा कि अगर उसमें कोई आदमी स्कूटर लेके गिर जाए तो गड्ढा और सड़क बराबर हो जाता था, इतना बड़ा गड्ढा होता था। तो उस जमाने को भी लोग देखे हैं, गांव में सड़कें नहीं, शहर में सड़कें नहीं, कोई हाईवे का बढ़िया स्थिति नहीं। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सारी सुविधाएं दी है। घर घर बिजली है, गांव गांव सड़क है, शहर शहर सड़क है, और लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज अच्छे से इलाज हो रहा है, आज शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, आज सुशासन है, रोजगार के काफी अवसर बढ़ रहे हैं। तो लोग अब पलायन नहीं कर रहे हैं, जो पहले पलायन हुआ था वह पलायन है। एक सवाल है और वो सवाल का जवाब शायद आप बहुत बेहतर ढंग से दे सकते हैं। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। नैतिकता की बात तो होती है मंचों से और सभाओं में, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में बिलो द बेल्ट जो कहते हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग अब होने लगा है। देखिए, जब दो बातें हैं, नेता पर निर्भर करता है कि राजनीति का स्तर कैसा होगा। नरेंद्र मोदी जी भी, चूंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है राजनीति की और राजनीति के माध्यम से सेवा करने की, तो आज नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से कोई नहीं कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता जहां जिस पार्टी में है और जिस सरकार के मुखिया है, नेतृत्व कर रहे हैं, वहां नहीं ऐसी चर्चा है, न कोई भ्रष्टाचार है चर्चा। लोग कहते हैं कि विपक्ष वालों का स्तर ऐसा गिर गया है। कभी अटल जी भी विपक्ष में होते थे, उस समय भी एक राजनीति का स्तर होता था और विपक्ष देश के साथ खड़ा होता था। तो राजनीति में अभी जो विपक्ष का रोल है 11 वर्षों से और बिहार में 20 वर्षों से, वह बिल्कुल नकारात्मक है। उसको कहकर, उसको देखकर लोग उनको कह रहे हैं कि विपक्ष वालों ने राजनीति के स्तर को गिराया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास विरोधी है, देश के परिस्थितियों में वह खड़ा नहीं होता है, सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं, कभी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, कभी देश के हित में निर्णय लिया जाता है तो उसका भी विरोध करते हैं। इसलिए विपक्ष वालों के लिए यह लोग जरूर सवाल उठाते हैं। अब चुनाव तो जब होता है तो दो महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई, लेकिन इस बार उसको त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की गई है और एक नए प्लेयर सामने आए हैं। और वो प्लेयर जो कभी आप लोगों के रणनीतिकार हुआ करते थे, कभी नीतीश कुमार जी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस में जाने की बात आ रही थी, अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और लिख कर दे रहे हैं। देश में 16,000 पार्टियां हैं, एक और पार्टी बढ़ गई। लेकिन बिहार में मुद्दा विकास है, 20 वर्षों में किया गया काम है, नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम है, और विपक्ष के सामने परिवारवाद का वह संस्कार, अपने परिवार के लिए सत्ता और अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध करने का प्रवृत्ति, दूध घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, नौकरी घोटाला, सारी धोती घोटाला। आप सोचिए, अभी आप सड़क की चर्चा कर रहे थे, सड़क जिस समय, अब तो सड़क चमचमा रही है, जब उस समय सड़क के लिए अलकतरा आता था तो इनके मंत्री इलियास हुसैन साहब अलकतरा बेच रहे थे और पैसा लालू जी को मिल रहा था। तो आप आज यहां बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर है,
कोई भी आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनसे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है? क्या कुछ नहीं, इस बिहार के लोगों को अपना भविष्य चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, बिहार का विकास चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए, इसलिए लोग सब एनडीए के पक्ष में हैं। ओवैसी साहब एक बड़े प्लेयर थे और सीमांचल में उन्होंने आप लोगों का काफी सहयोग किया था पिछली बार। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं पहले बताया कि 16,000 पार्टियां हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे एनडीए को मतलब नहीं है। एनडीए अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जन सेवा में, गरीब सेवा में लगी है, विकास के काम में लगी है। बाकी चीजों से बीजेपी को सरोकार नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा, आखिरी दौर में सर, अमित शाह जी की बात बहुत मुकेश सहनी कहते हैं कि पिछली बार जब बात हुई थी तो अमित शाह जी के साथ उनकी बातचीत हुई थी और फिर जो देखिए आप अमित शाह जी मैं आपको स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस विषय पे पहले बता दिया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़े। नहीं, अंदर कोई बात नहीं हो रही है। आगे बढ़िए। अंदर कोई बात नहीं हो रही है। हम बता रहे हैं कि एनडीए हमारा मजबूत है और हमारे पास इतना जनाधार है कि हम मजबूती से सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे। चुनाव में आप जाएंगे, 3 बड़े मुद्दे, क्या आपने विकास किया है, सब कुछ किया है, लेकिन इस बार के चुनाव में कि अगर आप सत्ता में 2025 में आप आते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मैं पहले बताया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में अंत्योदय रहा है और आज हमारे पार्टी के लीडर, एनडीए सरकार के मुखिया, देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में गरीबी झेले हैं, गरीबी देखे हैं, गरीबी का दर्द उनके दिल में अभी भी है। गरीबों के लिए आसपास के भी गरीबों को देखिए कि किस प्रकार गरीब परिवार में अगर पैसा नहीं हो तो उस घर के बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। अगर किसी गरीब घर में पैसा न हो तो किस प्रकार से बीमारी का इलाज नहीं होता है और घर में किसी की मौत हो जाती है। अगर गरीबी है तो गरीब के बच्चे कैसे भूखे सो जाते हैं, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने बचपन में देखे हैं। और गरीबी देश से मिटे या मन में यह सपना उनको बचपन से ही था, इसलिए कि गरीबी कितना बड़ा दर्द लेकर रहता है इसका एहसास है उनको। तो जब वह मुख्यमंत्री बने उस समय भी गुजरात के साथ पूरे देश की सेवा की। प्रधानमंत्री बने तो गरीब कल्याण उनकी नीति में रहा, उनकी योजनाओं का आधार रहा और यही कारण है कि इस देश से 25 करोड़ 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। बिहार में भी 2.5 से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उनको अच्छी जिंदगी मिली। तो आज हमारे इस देश के गरीब उनको अपना मसीहा मानते हैं और गरीबों के लिए वह काम करते हैं, तभी तो गरीबी मिटी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में गरीबी मिटाना, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना, इस देश की संप्रभुता एकता को मजबूत करना, एक भारत जो जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था उसको एक रखना और उसको श्रेष्ठ बनाना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनका संकल्प है कि 21वीं सदी का भारत भारत का हो, जो मैंने पहले बताया। और जब 2047 में भारत अपनी आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा हो, उस समय भारत हमारा विकसित हो, वैसा भारत हो जिसमें प्रति व्यक्ति आए भारत का दुनिया में सबसे ज्यादा हो। तो इसलिए संकल्प के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में समय निकालने के लिए। नित्यानंद जी कृपया मंच पर रुकें। बिल्कुल नहीं, बस 2 मिनट और हम आपका लेंगे, जब तक हम कुछ अपने क्षेत्र में
अतुलनीय कार्य करने वाले कुछ युवाओं को, कुछ विशेषज्ञ को सम्मानित करवाना चाहेंगे आपके हाथों। हम आमंत्रित करेंगे अभिषेक कुमार जी को, सीईओ हैं भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरीज के, और ये बताते हुए विशेष उल्लास हो रहा है नित्यानंद राय जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने साकार हो रहे हैं। ये सबसे कम उम्र के सीईओ हैं जो भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरीज के सीईओ हैं। तो साथ ही हम डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी से भी चाहेंगे कि वो भी कृपया आए। तो ये हैं अभिषेक कुमार, सीईओ भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का जीवंत उदाहरण, किस तरह से एक युवा एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी को भी हम आमंत्रित करते हैं मंच पर नित्यानंद राय जी के हाथों सम्मानित करने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और सामाजिक क्षेत्र में विशेष। और हम डॉक्टर सत्यजीत को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर सत्यजीत कुमार से हैं, ये डायरेक्टर हैं रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के। डॉक्टर सत्यजीत जी कृपया मंच पर आएं। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत कुमार से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, अपना समय देने के लिए, चुनाव से ठीक पूर्व चुनावी चर्चा के लिए और हमारे मंच को गौरवान्वित करने के लिए। चलिए, तो हम चाहेंगे सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमारे बीच हमारे एक और विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पहुंचे हुए हैं। तो बिना समय गंवाए हम सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करेंगे और अपने बिहार ब्यूरो हेड राजीव रंजन जी से आग्रह करेंगे कि कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मंच पर लाने में सहयोग करें। हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी से हम आग्रह करेंगे